आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं दीपाली राणा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 19 महीने के निचले स्तर पर पहुंची होलसेल महंगाई। अक्टूबर WPI में 11.5% से घटकर 9.5% के करीब आई। अब रिटेल महंगाई दर का बाजार को इंतजार। हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में रहा बाजार। मेटल, रियल्टी, IT स्टॉक्स में खरीदारी। FMCG, कंज्यूमर गुड्स में बिकवाली। सेंसेक्स 171, निफ्टी 21 पॉइंट गिरा, ₹40 कमजोर होकर ₹81.26 पर बंद। G20 समिट के लिए बाली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फूड, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ग्रोथ पर होगी चर्चा। भारत को मिलेगी 2023 में G20 की चेयरमैनशिप। बाइडेन और शी जिनपिंग भी मिले, कहा दोनों मिलकर विश्व शांति के लिए करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की गलतियों पर फिर लिखा लेख। कश्मीर के हालात के लिए नेहरू के निजी एजेंडे को बताया जिम्मेदार। पिछले लेख पर कांग्रेस के वार पर भी किया पलटवार। गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का पहला इंटरव्यू। गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ रात 8 बजे देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज। मेले में देश विदेश के 2500 स्टॉल। पहले 5 दिन चलेंगे बिजनेस डेज। 19 नवंबर से सस्ता होगा टिकट। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंच गए हैं। वो आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया से 2023 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में लेंगे। पीएम मोदी 3 दिन तक बाली में रहेंगे और इस दौरान वो G20 नेताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। इसके अलावा बाली में भारतीय मूल के लोगों के एक इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में जो हालात बने हैं उसे देखते हुए इस बार की G20 समिट काफी अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार G20 समिट में हिस्सा नहीं लिया है। G20 समिट में आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच टकराव को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए कम्युनिकेशन लाइनें खुली रहेंगी, जिससे दोनों देश गंभीर ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत कर सकें। बाइडेन ने कहा कि दुनिया चाहती है कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर काम करें। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया चाहती है कि अमेरिका और चीन अपने संबंधों को सही तरीके से हैंडल करें। दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और चाइनीज लोन ऐप की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आजकल ये ऐप बंद और निष्क्रिय पड़ी NBFCs के जरिए लोन देकर लोगों को फंसाने का धंधा कर रही है। इस पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या है चाइनीज ऐप का ये नया तरीका और सरकार क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए जो चाइनीज लोन ऐप है जिसके जरिए लोन देकर भोले भाले लोगों को फंसाने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और ये खुलासा है कि इसमें जितनी भी NBFCs हैं जो कि डोरमेंट है या फिर उन स्ट्राइक ऑफ कर दी गई, यानी कि बंद और निष्क्रिय पड़ी जितनी भी NBFCs हैं, उनका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्हीं के जरिए जो चाइनीज लोन ऐप्स हैं वो इस देश में अभी भी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये करीब जो ऐसी NBFCs हैं, करीब 5 से 6 हज़ार ऐसे NBFCs को आइडेंटिफाई किया गया है। और इन तमाम NBFCs के अगर देखें तो इनका कोई काम काज नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनियां इन NBFCs को खरीद रही हैं और उनके जरिए अपना कारोबार देश में चला रही हैं और भोले भाले लोगों को फंसा रही हैं। तो इसमें जो आज गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल थे, उसमें सरकार ने RBI को यही कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और जो NBFCs का जो KYC होता है उसको हर साल करें, ताकि ये पता चल सके कि NBFCs किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। और खास तौर से जो बंद पड़े यानी कि स्ट्राइक ऑफ NBFCs हैं, उनके चूंकि अभी तक खाते फ्रीज नहीं हुए हैं और उन्हीं खातों के जरिए ये जो चाइनीज लोन ऐप है ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें RBI को भी कहा है कि बैंकों के जरिए इसको सख्त जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कराएं और ऐसे बैंक को फ्रीज भी करवाएं। और साथ ही साथ जो पॉलिसी है
फिनटेक की पॉलिसी है उसको रेगुलर अपडेट करते रहें, डायनेमिक बनाकर रखें, ताकि इस तरह की कोई नई चीज़ सामने आती है तो उस पर एक तरह से कहें लगाम लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर चाइनीज़ लोन ऐप जो बड़े पैमाने पर देश में इस वक्त चल रहे हैं उसको लेकर काफ़ी कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं और अब आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। हफ्ते के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 171 पॉइंट गिरकर 61,624 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 21 पॉइंट की गिरावट के साथ 18,329 पर क्लोज हुआ। स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी तो मिड कैप्स के शेयर्स फ्लैट हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, पहले तो बताइए आज की हाइलाइट्स, 10 बड़ी बातें। देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में थोड़ा बहुत दायरा नीचे की तरफ जरूर खुला, लेकिन फिर भी अगर इंडेक्स के फ्रंट पे देखेंगे 100-125 से ज्यादा अंकों का दायरा नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग ब्रीदर ले रहा था, लेकिन आज तेजी में थे आईटी स्पेस के शेयर, आज तेजी में थे मेटल स्पेस के शेयर। मिड कैप में सीमेंट शेयरों के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, वहां पर मूव था। और एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड जैसे शेयर जो थे वो बैक एंड पे, यानी कि आज वहां पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग या फिर कुछ हद तक बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, मिड कैप शेयरों में आज हल्का सा बिकवाली थी। मोलेस फ्लैटिश टोन पे आप कह दीजिए कि वहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर सत्र की बात की जाए तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज और एक बड़ी तेजी के बाद 18,400 जहां पर मेजरली कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहीं पर ही राइटिंग के दम पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग वहां से आते हुए दिखाई पड़ी। और अगर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहां एक्शन रहा? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज इसमें मेटल का नाम शुमार रहेगा, तो हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स के बाद 3% के आसपास की तेजी, टाटा मोटर 2.5% ऊपर और ग्रासिम नंबर्स के बाद करीब 2.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थी आज डॉक्टर रेड्डीज में 4% नीचे, कोल इंडिया 2.5% नीचे, आईटीसी 2.5% नीचे और एचयूएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 7% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 5% ऊपर, जीएसपीएल और हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड की खबर के बीच 4.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सन टीवी, बीएचईएल, ट्राइडेंट और एबीबी, जहां पर नंबर्स के बाद ट्राइडेंट में करीब 5% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में लीड कर रहा था मन्नापुरम, 7.5% का उछाल, इन्फोएज, हिंडाल्को और डॉक्टर लाल पैथलैब करीब 5% की तेजी वहां बनती हुई दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बीएचईएल, सन टीवी, एक जोरदार बिकवाली सन टीवी के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। एबीबी और भारत फोर्ज कुछ और ऐसे नाम जो कि 4% तक के आसपास का फॉल दिखा रहे थे। आज मेटल में तेजी थी तो हिंडाल्को 6% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, जेएसएल और रत्नामणि मेटल करीब 2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ आईटी से आज कोफोर्ज, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा उछाल बनते हुए दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित, डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर WPI 10.70% से घटकर 8.39% पर आ गई है और इस बार के आंकड़े ने 19 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि WPI के आंकड़े 18 महीने से लगातार डबल डिजिट में थे। पर अब WPI 19वें महीने में सिंगल डिजिट में आई है। फ्यूल और पावर, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, साथ ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के रेट में तेजी से गिरावट की वजह से थोक महंगाई दर में कमी आई है। वहीं अब WPI के आंकड़ों के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़ों का इंतजार है और आज शाम को सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। और आरबीआई को महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि अक्टूबर में महंगाई दर 7% के नीचे रह सकती है। Our estimate is that India will this year grow by about 7%. The IMF has projected that India will grow by about 6.8% in the current year. And that puts India among the fastest growing major economies in the world. We have a major challenge with regard to inflation, but comparatively if you see our target, the upper ceiling is about 6%. The last inflation number which was released for September, the inflation was 7.4%. We expect the October number which will be released on Monday, we expect that to be lower than 7%. Any inflation above 6% is detrimental to growth. So therefore, 6% has been kept as the upper tolerance band. And the fact that we have a tolerance band, between 4 and 6%, that gives RBI enough policy space to use during times of stress. और अगर आप अभी गुजरात की यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा पहले
होटलों की बुकिंग को लेकर पता कर लीजिए। चुनावी मौसम, शादियों का सीजन होने के नाते बहुत मुमकिन है कि आपको वहां जाकर कमरे लेने में परेशानी हो। कोविड के बाद 3 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि होटलों में 100% तक की ऑक्यूपेंसी है। संवाददाता केतन जोशी ने बात की गुजरात होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र सुमानी से। नरेंद्र भाई, क्यों ऐसा हुआ कि अचानक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई और अभी कितनी ऑक्यूपेंसी है? आप जानते हैं जैसे 2 साल कोविड के गए तो ये पहला साल है कि जो आज इस बार गुजरात में इलेक्शन है और जो अगले साल जो शादी की छूट छाट नहीं थी, सिर्फ 100 आदमी की छूट छाट थी, इस बार कोई ऐसी लिमिट नहीं है। इसलिए शादियां भी बहुत ज़्यादा है कि जो शादियां नहीं हुई वो इस साल होने जा रही है। और प्लस आज गुजरात में इलेक्शन है, प्लस अभी एक स्वामीनारायण का एक बड़ा महोत्सव यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में आ रहा है 18 दिसंबर से, तो उसकी वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फॉरेन टूरिस्ट का भी मूवमेंट बढ़ गया है और ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट का भी बढ़ गया है। इलेक्शन की वजह से भी, शादियाँ की वजह से और ये स्वामीनारायण वजह से लगभग सारी होटलें 70% ऊपर ऑक्यूपेंसी से ऊपर चल रही है। अभी अहमदाबाद में कितनी होटल होगी, कितने कमरे होंगे और इनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा होगा पूरी होटल इंडस्ट्री पर? करीब 5000 रूम्स यहाँ आज 3 स्टार से 5 स्टार होटल में देखने जाए, जैसे 5 स्टार होटल करीब 15-16 होटल से 5 स्टार से 3 स्टार से और 4 स्टार होटल है, तो करीब 5000 रूम अंदाजित हमारे हिसाब से यहाँ ब्रांडेड होटल्स में है। बाकी तो 2 स्टार और ऐसे तो काफ़ी अनगिनत होटलें हैं, लेकिन जो 3 स्टार से 5 स्टार होटल 5000 रूम है और उसमें आज 70% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा जा रहे हैं। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाया है। News18.com पर लिखे लेख में रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कश्मीर नीति पर नेहरू की 5 गलतियां बताई। रिजिजू ने नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया। 21 अक्टूबर 1947 में लिखी इस चिट्ठी में कश्मीर के प्रधानमंत्री को संबोधित किया था, जिसमें नेहरू ने लिखा था कि इस समय कश्मीर पर किसी भी फैसले लेने से पहले भारत को सोचना होगा। मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, लेकिन नेहरू अभी भी अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे। रिजिजू ने 25 नवंबर 1947 में नेहरू के संसद में दिए भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ कश्मीर के विलय के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ऐसा लोगों के अनुरूप संघ बनाना चाहते हैं। रिजिजू ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के कश्मीर दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने इसमें आचार्य कृपलानी के अखबारों में छपे तब के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रही थी। रिजिजू ने कहा कि कश्मीर छोड़ो को 1946 में शेख अब्दुल्ला ने लॉन्च किया, जिसे नेहरू का समर्थन मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा क्या दुश्मनी है और मैंने कोई ऐसे बातें तो मैंने नहीं कही जो तथ्य से परे है। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो उससे पहले नेहरू जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बातों को रखा है। मुझे विश्वास ना करे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो बातें कही और जो रिकॉर्ड्स में है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। और रिजिजू ने नेहरू नीति की आलोचना की तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव में नेहरू को भुला दिया है। आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, तो क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे? जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे? बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का और प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? तो मेरा मानना निश्चित तौर से है, अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और गुजरात चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का पहला इंटरव्यू होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में। न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे।
इसी के साथ रुक लेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे पुलिस ने किया दिल दहलाने वाली हत्या का पर्दाफाश। और दिल्ली पुलिस ने 6 महीने पुराने मर्डर केस का दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। प्रेमिका श्रद्धा के शादी के लगातार दबाव बनाने के बाद प्रेमी आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा का 18 मई को कत्ल किया और उसके शरीर के 35 टुकड़े करके 18 दिन तक उसे ठिकाने लगाता रहा। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात मुंबई के कॉल सेंटर में हुई, जहां दोनों काम करते थे। दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और परिवार की असहमति के कारण दोनों दिल्ली आ गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। 18 मई के बाद से श्रद्धा से कांटेक्ट ना होने पर श्रद्धा को खोजना शुरू कर दिया। आखिरकार 8 नवंबर को बेटी के अगवा होने की शिकायत दर्ज की। बहरहाल पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है और श्रद्धा की बॉडी को सर्च कर रही है। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एंड लिव रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ मिला है उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो। और आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। क्या आप जानते हैं कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है? देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग या तो डायबिटिक हैं या डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं। आखिर क्या है इससे बचने का तरीका, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। ये चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं, वहीं वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होनी है। बीजेपी, आप और कांग्रेस ने अपने सभी 250 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और इस बीच दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि आप पार्टी एमसीडी चुनाव में 230 सीटें हासिल करेगी। राजधानी दिल्ली में आज से 41वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया है। करीब 2500 घरेलू और विदेशियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक 12 देशों के स्टॉल लगे हैं। क्या है खास, इस पर बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। पूरे देश भर के 2500 से ज्यादा सेलर्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाए हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग मंत्रालय, सबके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। और इस बार की जो थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, और इसी थीम पर यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोकली काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जो कि काफ़ी इंडिजिनस है, लेकिन जिनमें क्षमता है विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने की। ऐसे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस बार की अगर हम खास बात बताएं तो इस बार कोविड के, जो पिछली बार ट्रेड फेयर हुआ था, कोविड के बाद चूंकि पहली बार हुआ था तो वहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन थी, लेकिन इस बार काफ़ी व्यापक स्तर पे किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। क्या क्या खास होने वाला है, आइए देखते हैं। इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो पार्टनर स्टेट है, जो मुख्य राज्य इसका शोकेस किया जा रहा है वो है झारखंड। और ये सारे लोग जो हमारे साथ हैं ये झारखंड से आए हैं अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करने, लोक नृत्य का प्रदर्शन करने। और इसके अलावा इस पेविलियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें, मसलन जो झारखंड की खास तरह की जो वहाँ का वस्त्र है उसकी प्रदर्शनी, जो कला है उसकी प्रदर्शनी, जो अलग अलग तरह की कलाएँ हैं, जो मूर्ति कला है, जो कांसे की से बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो शोकेस होता है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे झार क्राफ्ट करके जो झारखंड सरकार का एक उपक्रम है उसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए गए हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो झारखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, यहाँ तक कि मूर्ति कला, हर तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे छूट ना जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट्स है उसकी झलकियाँ भी आपको यहाँ पे दिखेगी। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये है जानकारी बाबू जो आपको सारी जानकारी देंगे टैक्स से जुड़ी हुई। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है यहाँ पे जो कि ये है टैक्सा, जैसे एलेक्सा हमने सुना होगा वैसे ही ये टैक्सा है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे कैरेक्टर जो कॉमिक्स के जरिए या बाकी छोटी छोटी चीज़ों के जरिए है वो है टैक्स परी, जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए यहाँ पे इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्टॉल बनाया गया है और यहाँ लोग इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं।
और गुजरात चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का पहला इंटरव्यू होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में। न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे।